नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा, रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज मैं जिस सवाल को लेकर आपके सामने आई हूँ वो ये है कि अगर आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर इतना बुरा है, इतना टॉक्सिक है, इतना ख़राब है, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते या तुम इससे निकल क्यों नहीं जाते? ये सवाल सुनने में जितना आसान है, जब ये जिसके ऊपर बीतता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में लोग बहुत वजहों से रहते हैं और वो जिस भी वजह से रह रहे हैं, जो भी उनकी वजह है, वो सब सही है, वो सब जायज़ है। कुछ इसलिए है कि भाई अब शादी हो गई है तो अब हम इससे निकल नहीं सकते, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब हमारे बच्चे हो चुके हैं, जॉइंट बिजनेस है, घर का मॉर्गेज ले रखा है, या बहुतों को पता ही नहीं होता वो अब्यूज़ में है। बहुत बार क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई हमको तो लगाव ही इतना ज़्यादा है, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बदल नहीं सकते। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते, यू हैव वन सेट ऑफ पेरेंट्स। आपके भाई बहन हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते, या आपके कोवर्कर हैं और आप अभी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब लूज़ करना। बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो भी आपके रीजंस हैं, सभी रीजंस सही हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि लोग नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं। जहाँ तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि भाई मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, पर ऑनेस्टली मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ रहूँ। सही बात है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो यू हैव टू पुट अप विद दिस। या हमने जॉइंट कंपनी शुरू कर रखी हैं और डिवोर्सेस इतने एक्सपेंसिव हैं, दे आर गोइंग टू बर्न बैडली, तो हम इसमें रहते रहेंगे। प्रैक्टिकल रीज़न है। एक होता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में रहते हैं और आपको ये डर है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे साथ ज़्यादा बुरा होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्ट सेपरेशन अब्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी नास्टी एंड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो कुछ ये थ्रेट भी होती है लोगों को कि रहना डेंजरस है, रहना पेनफुल है, लेकिन इससे निकलना जो है वो और भी ज़्यादा भयानक होगा। आप न्यूज़ में देखते हैं ना कि फलाने ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया, या उसने, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ये इंसान मुझे कैसे छोड़ सकता है, तो दे गो टू एवरी लेंथ टू मेक दिस पर्सनस लाइफ हार्ड। ये हुई, या आपके फिर बताया हमने कि आपके पेरेंट्स हुए कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते, उनसे रिश्ता कैसे तोड़ोगे, तो हम इनमें कैसे रहें। जहाँ तक भी प्रैक्टिकल बात है, दे आर ऑल लेजिटिमेट, आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि अगर आपने चूज़ किया है इन सारी चीज़ों के बाद भी रहना, तो आप क्या करें। ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ अब्यूज़ हो रही है। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि उनके साथ अब्यूज़ हो रही है या उनको कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत बार क्या होता है कि उनके पास्ट ट्रॉमास होते हैं, वो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास लेकर के आते हैं, जिसके जिसके तहत ये सारी अब्यूसेस उनको नॉर्मल लगती हैं कि मारपीट होना तो नॉर्मल है, घर के पैसे तो हमेशा आदमी ही संभालते हैं, या मैं बाहर जाकर क्या ही करूँगी। कुछ लोग, जो कुछ फीमेल जो पढ़ी लिखी हैं और जॉब करती हैं, उनकी सैलरी भी उसी जॉइंट अकाउंट में आती है जहाँ पर उनके जो उनका उनके हस्बैंड का है, और फिर वो उनको पॉकेट मनी देते हैं एंड शी फील रियली प्राउड कि हमें पॉकेट मनी मिली, या हमको बाहर घूमने की परमिशन मिली, या हमको काम करने की परमिशन दी जाती है। सो ये दिस कम्स फ्रॉम द इंटरजनरेशनल ट्रॉमा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी ऐसा ही देखा है। वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम कब आती है? जब इसी तरह वो 20, 30, 40 साल रहने लगते हैं। फिर जब उनको बिट्रेल का साइकिल, चीटिंग का साइकिल, कंट्रोल का साइकिल समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दिस इज अनदर साइड वेयर पर्सन इज नॉट इवन अवेयर। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनको पता नहीं है, वो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा से आए हैं या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से आए हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। नहीं होती है, डेफिनेटली होती है, बट दे आर जस्ट काइंड टू मैनेज इट। वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं इसके अलावा भी सोच सकती हूँ, या इसके अलावा भी कोई पाथवे हो सकता है। वो यही वाले सीड्स जो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा के, जो वो अपने साथ लेकर आए थे, वो आगे वाली जनरेशन में इम्पार्ट करते हैं। बहुत बार बच्चे मान लेते हैं और वो एक ये सीरीज, ये चेन ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रॉमा ख़त्म नहीं होती। बहुत जगह जहाँ बच्चे अवेयर होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, और जब इनको इनकी रियलिटी के क्वेश्चंस किए जाते हैं तब ये लॉस्ट फील करते हैं। दैट इज़ अ वेरी पेनफुल स्टेज। तीसरा हुआ कि उनको ये वहम होता है कि अगर मैं, एंड दिस इज, इसमें बहुत लोग हैं, अगर पूरी स्पेक्ट्रम में तो 60% इसमें सिट करते हैं। बहुत लोगों को ये वहम होता है कि मैं अगर और करूं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
मैं और ज़्यादा प्यार करूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं और बड़ा घर खरीद लूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं अब्रॉड चला जाऊँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं इसके पेरेंट्स की बातें मानूँ तो ठीक हो जाएंगी, मैं इसे और ज़्यादा प्यार करूँ तो ठीक हो। एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, मेरे पास हर एज ग्रुप के क्लाइंट होते हैं। ये जो यंग वाले बच्चे हैं 20 से, अब ये अपना टीनेज ख़त्म होकर 20 से 30 के बीच में, ये मुझे कहते हैं मैम उसके साथ इतना बुरा हुआ है, वो उसको ट्रॉमा हुए हैं इसलिए वो नार्सिसिस्ट है, मैं उसे इतना प्यार करूँगी कि वो ठीक हो जाए। मेरे बच्चे तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, वो ठीक नहीं होने वाला। ठीक है जी, जिसने ठीक होना होता है वो पहले से ही ठीक होता है। आपको लगता है कि हम और प्यार करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, इनको और ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे तो ठीक होंगी, बहुत लोगों को लगता है कि इनको भर भर के दहेज दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। आप चाहे कुछ भी कर लो, बिकॉज ये नार्सिसिस्ट एक हॉलो ईगो के इंसान होते हैं। इनमें ये इंस्टिंक्ट होता है, एक लोगे एक के बाद और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनका कहाँ तक करोगे। सो इफ़ यू एट ऑल थिंकिंग कि और ज़्यादा करने से, अपने आप को बदलने से, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने से, पैसा कमाने से, ओवर टाइम करने से, कुछ भी करने से, नया घर, नया पपी, नए जेवर, कुछ भी ले आओ, इन सब करने से चीज़ें ठीक होंगी, तो आई एम वेरी सॉरी टू से ये नहीं, ये केवल उसको बढ़ावा देती जाएंगी। आज जो चीज़ यहाँ पर हुई है, अगले दिन आपको इसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, और आज एक इंसान की लिमिट हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क इफ़ यू आर थिंकिंग कि कुछ करने से चीज़ें बदलेंगी। एक होता है कि हम जो है खुद थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, हम स्किल सीखें और उसके बाद हम इसको बदल दें। तो देखिए, आप थेरेपिस्ट के पास जाइए अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि आपको ये आइडिया हुआ है कि आपके साथ अब्यूज़ हो रही है, आप कहीं से ब्रोकन है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप सोचें कि आप सीख कर इनको सिखाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज नार्सिसिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर डिसऑर्डर की हद तक पहुंच चुका है तो, नहीं तो ये बिहेवियर ट्रेट है। जब तक अंदर से इंसाइट नहीं आएगी तब तक इंसान में बदलाव नहीं होगा। एक्चुअली कल ही मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि क्या नार्सिसिस्ट थोड़ी सी सेशन लेने से और दवाई लेने से ठीक हो जाता है? ये बीमारी नहीं है, इनके अंदर जेन्युइनली एम्पैथी की कमी होती है। अब यहाँ पर एक स्मार्ट मूव होता है। बहुत जगह क्या होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप टूट रहा है या कोई बाहर जा रहा है या इनकी पकड़ से आप निकल रहे हो, तो कुछ नार्सिसिस्ट कुछ समय के लिए कॉग्निटिव एम्पैथी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ समय तक ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा नाटक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि बदलाव आ रहा है, पर वो एक पॉइंट तक ही करते हैं। उसके बाद जहाँ से मान लो उन्होंने कॉग्निटिव एम्पैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो रही है, इधर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, चाहे वो काम का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर, कोई भी प्रेशर आया, स्ट्रेस आई, टेंशन आई, ये वापस वही जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर। तो ये अगर कॉग्निटिव एम्पैथी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि भाई थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाता है और उसके वापस पर सेम पैटर्न शुरू हो जाता है, अगर ये कोई यार दोस्त है या काम पे वाले लोग हैं, तो कैसे तो यार ये तो फिर पागल हो गया, ही इज़ ऑल्सो गॉन बैक टू वेयर ही वॉज। लेकिन अगर ये पैटर्न इंटीमेट पार्टनर करें या आपके सिबलिंग्स करें तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। तो ये वाला भी नहीं काम करेगा कि आप सीख कर इनको बताएं और ये बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। एक और वजह है और वो ये बहुत ही सीरियस किस्म की वजह है कि लोग इसमें रहते हैं। अब जैसे हमारा जो इंडियन एनवायरनमेंट है, मैं इंडिया से आती हूँ, नॉर्दर्न पार्ट से, तो हमारे यहाँ शादियों में बहुत पैसा खर्चा होता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग $130 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर मेरी रिसर्च के हिसाब से यही था। और एक आम शादी में मिनिमम आपके 12 से 14 लाख रुपए लगते हैं। कई बार वो बच्चा जिसकी शादी हुई होती है वो इस गिल्ट में बैठ जाता है कि मेरे घर वालों ने इतना पैसा लगा के, कर्जा लेके, ज़मीन बेच के ये शादी करी है और मैं 6 महीने में भाग जाऊँ, इसलिए मुझे रहना होगा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इससे भी सिचुएशन वर्स कब होती है? जब आप शादी करके अब्रॉड चले जाओ, यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी आप रह रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हूँ। अब वीज़ा बन जाता है कि तुम जो है पार्टनर वीज़ा पे हो, मैं तेरे कागज़ पूरे नहीं करूँगा। बहुत बार
आइल्स के पेपर देने होते हैं और इंग्लिश की जब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो मैंने मार पीट तक होती देखी है कि तेरे बैंड नहीं आए, इस बार में लड़की को मार के घर से बाहर निकाल दिया। शी एंड अप इन गोइंग इन टू शेल्टर हाउस। सो आप अपने बच्चों को भेजते तो हैं, पर इस बात पे बहुत ध्यान रखना है कि शादी करके जब आप आ रहे हो, डू यू रियली नो द पर्सन। सो वीज़ा एब्यूज़ होती है यहाँ पे, कोरेसिव कंट्रोल होता है, पैसा कंट्रोल करते हैं। तो इन वजहों से भी वो इंसान उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकती कि मैं यहाँ से निकलूँ तो जाऊँ कहाँ। और इस वल्नरेबल सिचुएशन का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सिबलिंग्स अगर आपके नार्सिसिस्ट हैं या पेरेंट्स आपके नार्सिसिस्ट हैं, ये मैंने कुछ और वीडियोज़ हैं उन पर डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ बस मैं थोड़ा सा ही डिस्कस करूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स नहीं बदल सकते। सो यू एक्चुअली हैव टू लिव विद द पर्सन। वी कैन वर्क ऑन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कि हम ऐसा क्या करें कि हम इनको मैनेज कर पाएँ। सो देखिए, टू स्टार्ट विद, अगर आप पहली वाली कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर कि प्रैक्टिकली फिजिबली निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर लो, पैसे ही नहीं है, सब कहाँ जाएं, घर ही नहीं है रहने को, कहाँ जाएं, मैं जॉब करती नहीं हूँ, मैंने कुछ और करा नहीं है, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो क्या करें। अगर आपको ऐसे रिश्ते में रहना ही पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है, तो प्लीज़ रेगुलरली थेरेपी सेशंस अटेंड करिए, किसी के भी साथ करिए। क्यों? जब आप एक थेरेपी सेशन में जाते हैं तो जो आपके अंदर ये इमोशनल उबाल आ रहा है, कन्फ्यूजन का, फियर का, डर का, यू टॉक इट आउट, आप उसे प्रोसेस करते हो, तो वो जो बिल्कुल प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो जाती है और रहना थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रही हैं। मान लीजिए आप साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि डिवोर्स बहुत महंगे हैं, मुझे एक सोशल स्टैंडिंग चाहिए और मेरी फाइनेंशियल नीड पूरी होनी चाहिए, एग्जाम्पल है। तो आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होगी, आपको सोसाइटी में टैग भी मिलेगा कि आप मैरिड हैं जी, लेकिन आपको एक कंपेनियनशिप नहीं मिलेगी कि जिसके साथ आप अपने इमोशन शेयर कर सकें, या शाम को आप वेट कर रहे हैं कि आप सामने बैठ के चाय पियेंगे, वो सब नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है कि हाँ, मुझे कभी इमोशनल कंपेनियनशिप नहीं मिलेगी, कभी मैं अपने इमोशंस डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन मेरी ये नीड पूरी हो रही है, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, क्योंकि नार्सिसिज्म में कोई ऐसा जेंडर का चक्कर नहीं है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, इमोशनल नीड, कंपेनियनशिप पूरी नहीं होगी, लेकिन यू आर ओके विद इट, तो ठीक है, कॉन्शियस डिसीजन है। बहुत ग्रेट डिवोर्सेज अब आ रहे हैं कि लोग इंतज़ार करते हैं कि बच्चे 17 साल के हो जाएं, बच्चे 18 साल के हो जाएं, तो हम मूव आउट कर जाएंगे, हमको सिर्फ इतना समय काटना है। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ केसेस जो इस तरह के होते हैं। तो आपने कॉन्शियस डिसीजन ले रखा है, आप उस टाइम तक वो काम करेंगे, यू हैव टू अग्री। और ये नहीं सोचिए कि इसमें ये बदल जाएगा। ये एक और कैटेगरी होती है लोगों की, सोचते हैं कि बदल जाएगा, है ना, हम ज़्यादा करेंगे तो बदल जाएगा, एक बच्चा हो जाएगा तो बदल जाएगा, वगैरह वगैरह। वो कुछ नहीं होता। आपने अपनी मियाद दे रखी है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मुझे डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं, वी विल सेपरेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसा सोचती हैं, नहीं, पुरुष भी ऐसा सोचते हैं। सो यहाँ पर आपको अगर अपनी मेंटल सैनिटी के लिए रेगुलर थेरेपीज लीजिए और डोंट लेट दैट बिल्ट इन, क्योंकि जब ये इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके बॉडी में रहते हैं, ये साइकोसोमेटिक इलनेस के रूप में निकलते हैं ना, बीमारियां हो जाती है, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी रहती है। अगर ये अनप्रोसेस्ड इमोशन लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं तो एंग्जाइटी लाइक सिम्टम, डिप्रेशन लाइक सिम्टम, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगे। और अगर आपने डिसीजन लिया है कि जी रहना है, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको रखनी होंगी। वो लोग जिनको पता ही नहीं है और वो सिर्फ पेन में है, दे नीड टू बी बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर एक्शंस, कि अगर उनको कंट्रोल किया जा रहा है एंड दे आर ओके विद इट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उनको कंट्रोल किया जा रहा है और उसके बाद उनको ये समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, है ना, वो उसमें रहना भी नहीं चाहते हैं लेकिन वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, अब बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं इसमें क्यों रह रही हूँ। अभी मैं एक रीसेंट केस बताती हूँ कि जब एक क्लाइंट है मेरी, उनको इनिशियली इस बात का पूरी तरह से आइडिया नहीं था कि वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ या कोरेसिव कंट्रोल में रहती हैं। उनकी शादी को 21 साल हुए। जब उनके हस्बैंड की चीटिंग पकड़ी गई,
एट दैट टाइम शी केम टू मी, उन्होंने कहा कि ये इतना सब कुछ कर रहे थे, मैं सह रही थी, लेकिन जब चीटिंग हुई तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओके, सो यू गॉट अ वेकअप कॉल कि इतना सब आपने सहा, अब मैं क्या करूँ। अब क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने इतने साल सहा है, ये इंटाइटल्ड है इस आदमी से पूछने की कि तुमने चीट क्यों किया। और जब इन्होंने उनके चैट्स और डायरी और ये सब देखे तो कोई पहली बार चीट नहीं किया था। नाउ व्हाट शी रियली वांट इज कि क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट की है, इन बच्चों में इन्वेस्ट किया, तो तुम्हारी जवाबदेही बनती है कि मुझे बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या आपको जवाब मिलेगा? नहीं, आपको इसलिए जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आप अनअवेयर थे आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है। अब्यूज़र तो बहुत लंबे समय से आपके साथ अब्यूज़ कर रहा था। जब इन्होंने कन्फ्रंट किया तो वो मुकर गए। तुम ही ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, तुम्हारी ही वजह से मैंने ऐसा किया है, और अब इनका फाइनेंसेस भी ब्लॉक कर दिए हैं, इनको कभी काम करने नहीं दिया। शी इज़ इन अ प्रेटी बैड शेप कि अब क्या करें। अगर जिनको पता नहीं होता उनके साथ एग्रेसिव कंट्रोल प्रैक्टिस हो रहा है और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो रही है, जब ये क्रैक पॉइंट पे आते हैं तब इनके साथ बहुत मुश्किल होती है। तो शुरू में ही अवेयर होना है। अब फीड नहीं करनी कॉन्वर्सेशन, उससे बहस नहीं करनी। द मोर यू बहसोफाई विद देम, द मोर यू कीप आस्किंग देम क्वेश्चन, ये आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मिजरेबल बना देंगे। तो रियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन रखनी है, बहस नहीं करनी, आर्ग्यू नहीं करनी। कन्फ्रंट करना चाहो आप अपने सुकून के लिए करना चाहो कर लो, करके कुछ निकलेगा ऐसा नहीं है। अगर इनका ज़्यादा नुकसान होता है कि भैया सब जगह बता देंगे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो थोड़े बहुत दिनों के लिए माफ़ी मांग लेंगे, चीज़ें ठीक कर लो, नॉर्मल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वापस बैक ऑन द सेम ट्रैक। सो दिस इज़ अनदर आस्पेक्ट कि कॉन्वर्सेशन फीड नहीं करो, अपने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, इनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पाथवे खुद से चुनना पड़ेगा। तीसरा है कि भाई हमको तो प्यार ही बहुत है, अब आपको प्यार बहुत है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, क्योंकि आपने ये एक चोजन मिजरी में पैर रखा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी पहले। जो लोगों को लगता है कि भाई हमको तो बहुत प्यार है और हम इससे निकलना नहीं चाहते, बहुत बार वो ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रॉमा बॉन्ड अटैचमेंट या फिर हमको प्यार ही बहुत है। सो गाइज, जिस भी वजह से आप रह रहे हैं एक रिलेशनशिप में, वो पूरी तरह से जायज़ है। बस अपने आप को अवेयर रखिए, अपने आप को एजुकेटेड रखिए और स्टे सेफ। आई विश यू हीलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।